ओके यस, सब पहचाने लेंगे धीरे धीरे तुम सबको कि कौन है। ओके ध्यान दो, अब चैप्टर नंबर 9 पहले तो इंट्रोडक्शन देना है, बिकॉज चैप्टर नंबर 9 बहुत ही बड़ा चैप्टर है। वेटेज 12 मार्क्स का है, बट आप पेजेस टर्न करोगे उसके, आप कहाँ से चालू हो रहा है, पेज नंबर 81 से और ये चैप्टर ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, 81 से चालू होके चैप्टर मेरा जा रहा है 87, 80, 91, मतलब करीब करीब 10-11 पेजेस का चैप्टर है, 11 पकड़ लो। बट सर 12 मार्क्स का वेटेज, 11-12 पेजेस, और हमने तो इसीलिए मैं तुमको ना प्लानिंग बना के देता हूँ कि सर जब तुम यूटिलिटी चैप्टर देखते हो ना, उसका वेटेज भी 10 मार्क्स है और इसका 12 मार्क्स है, पकड़ के चलो। तो सर 10 मार्क के लिए सवाल क्या आते हैं हमको, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी है ना, लॉ ऑफ डीएमयू, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, और तुमने बहुत बार किए, इसलिए माइक्रो अच्छे से करो। बट जब 9 चैप्टर की बात आती है, ये वाला चैप्टर पहले तो समझने में ही प्रॉब्लम आता है बच्चों को कि शुरू कहाँ से करें। तो अब ध्यान से सुनना, चैप्टर का नाम क्या है, मनी मार्केट एंड व्हाट, कैपिटल मार्केट, पहली ये बात। दूसरा, यहाँ पे इंट्रोडक्शन फेज से क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, बट ये फाइनेंस की बात कर रहा है। व्हाट इज फाइनेंस सर, कि आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, कोई भी बिजनेस रन करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, पैसा। विदाउट मनी कुछ हो पाएगा क्या, कुछ भी नहीं। तो पैसों के बिना कुछ नहीं होगा, तो ये पैसा प्रोवाइड करने वाले कुछ तो इंस्टीट्यूशन है। तो इंस्टीट्यूशन में एक वो बोलते हैं मनी मार्केट है। मनी मार्केट में उनका कहना है कि 2 सेगमेंट है, एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। पहले समझ लो चैप्टर का, पहले इसेंस समझ लेते फिर जाएंगे कि चैप्टर बड़ा कैसे हुआ और कैसे बहुत सारे क्वेश्चन आए। तो उनको कहना है कि जो मनी मार्केट है ना, वो शॉर्ट टर्म, मतलब विद इन 1 ईयर, जो बोलते हैं ना कि शॉर्ट टर्म मेरा जो लोन है उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करता है। विच मार्केट, मनी मार्केट। ठीक है सर, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट पूरी करता है। फिर क्या सर, ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब क्या, इसमें उन्होंने कहा है कि ऑर्गेनाइज में आरबीआई है, कमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव है, और 2 बातें करके। इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन व्हाट डू मीन बाय आरबीआई एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। ये एक सवाल है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 मार्क्स के लिए आ सकता है। पहले समझ लो, चैप्टर का ओवरव्यू बता देता हूं। क्या कर रहे, इंट्रो में कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि हम फाइनेंशियल मार्केट पढ़ रहे हैं, और फाइनेंशियल मार्केट के 2 टाइप है, वन इज मनी मार्केट एंड अनदर व्हाट, कैपिटल मार्केट। फिर मनी मार्केट चालू होता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है, याच्यात 2 सेक्टर आहे, एक ऑर्गेनाइज एक अनऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज म्हणजे काय माहिती है, 3 ही बातें वहां पे, छोटे छोटे पॉइंट है। साहूकार आपने सुना रहेगा, जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं है, वो फार्मर को ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है, फिर लोन इंटरेस्ट पे वापस इंटरेस्ट लगाता है, फिर फार्मर्स की जमीन हथिया लेता है, फार्म हथिया लेता है। फिर क्या सर, ये जो सेक्टर है जिसपे कंट्रोल ज्यादा करके नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये 3 बातें दी। इधर मनी मार्केट का ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज खत्म हो जाता है। इसमें सबसे लेंथीएस्ट क्वेश्चन या कौन से पार्ट है, दैट इज आरबीआई और कमर्शियल बैंक। क्योंकि आरबीआई के उन्होंने फंक्शंस बोला है कि आरबीआई क्या है सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स, बैंकर्स टू द बैंक, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, ये उसी में भी देखा था, तो रिलेट करेगा, ओसी रिवाइज होगा यहाँ पे। फिर मनी मार्केट का और एक सवाल आता है, रोल ऑफ मनी मार्केट, कि क्या क्या रोल्स है बताइए। फिर प्रॉब्लम्स इन मनी मार्केट, फिर क्या सर, रिफॉर्म्स इन मनी मार्केट। 3 बातें आती है, रोल्स, प्रॉब्लम्स एंड व्हाट, रिफॉर्म्स। ये तीनों सवाल जब हम करते हैं तो मनी मार्केट खत्म होता है, और यहां से कोई तो एक क्वेश्चन पेपर में आएगा। दूसरा है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में कहूं इस पूरे चैप्टर का, अगर ये 100% चैप्टर पकड़ूं मैं, तो 70% समझो मनी मार्केट है और 30% ही कैपिटल मार्केट है, क्योंकि कैपिटल मार्केट में से 4 ही क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल सा है, रोल ऑफ कैपिटल मार्केट, प्रॉब्लम्स क्या आ रही है कैपिटल मार्केट में, और कैपिटल मार्केट में क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं। ये रिफॉर्म्स वाला सवाल ना बहुत ही सिंपल है, मतलब एक एक लाइन में उसका आंसर खत्म हो जाता है, 4, 5, 6 लाइन्स रहेंगे टोटल। तो दिस इज योर चैप्टर। चैप्टर पेजेस टर्न करने से पहले हमको क्या देखना है, पहले तो कि भारत में बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल सिस्टम है, फाइनेंशियल मार्केट है। हम लोग इस चैप्टर में क्या देखेंगे, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के कितने डिवीजन हुए, 2। कौन से मार्केट, मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट। अब मनी मार्केट में आप देखोगे तो सर स्ट्रक्चर समझ लो, क्या एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें आरबीआई और कमर्शियल बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरबीआई के फंक्शंस कमर्शियल बैंक के फंक्शंस दिए।
आरबीआई अपने को पता है हर कंट्री का एक मतलब है ना कि सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया का क्या है? आरबीआई। उसे क्या कहते हैं? फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप पढ़ोगे कि आरबीआई एक्ट 1934 था इस्टेब्लिश, समझो 1935 में हुआ, नेशनलाइज 1949 में हुआ। तो एक एक मार्क्स के एमसीक्यूज ही बताऊंगा। चैप्टर बहुत आराम से आगे जाना है, घाई करनी नहीं है, और हो जाएगा अगर आपने सिस्टमैटिक तरीके से किया और इस चार्ट फॉर्म में पढ़ा तो। क्योंकि पेजेस जब हम टर्न करते तो अपने को ना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती, कह रहे क्या इश्यू, क्या कड़तस ने है, क्या प्रॉब्लम है, मतलब ना बहुत बहुत ज्यादा इश्यू आते हैं इस चैप्टर को करने को, बट उतना ही सिंपल अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से करो। समझा? ओके, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं ना तो ये देखो, ये कंफ्यूज करने वाले है। तो सिंपल, रोल, प्रॉब्लम्स, रिफॉर्म्स दोनों में है, बट ये किसके रोल है? मनी मार्केट के। ये किसके प्रॉब्लम्स है? मनी मार्केट। ये किसके रिफॉर्म्स है? मनी मार्केट के। तो इसका आंसर, बट ऑब्वियस जब हम लर्न करेंगे, समझेंगे तो इस हिसाब से आएगा, और कैपिटल मार्केट का इस हिसाब से आएगा। सॉर्टेड। समझ रहा है क्या करके? तो ये सारी चीजें हमको देखनी है, समझनी है इस पूरे चैप्टर में। तो आज हम जितना हो पाएगा धीरे से शुरुआत करेंगे, एक दिन में सब नहीं खत्म करेंगे। पर्पस ये कि जब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं तुमको यहीं पे समझना चाहिए। जिस मोमेंट पे मुझे लगा कि अब चीजें हेवी हो रही, मैं रुक जाऊंगा। राइट? इंट्रोडक्शन से ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, इंट्रोडक्शन में कोई चीज आएगी भी नहीं। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि हर ऑर्गेनाइजेशन को पैसों की जरूरत है, और पैसे का इंडिया में जो फाइनेंशियल सिस्टम है 4 कैटेगरी में डिवाइड हुई है। अगर आप पेज नंबर 81 पे देखो, आपको देखो अलग अलग कलर में दिया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सेकेंड क्या है बेटा? फाइनेंशियल मार्केट है, थर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, चौथा फाइनेंशियल सर्विसेज है। ये 4 बातें हैं। दिस चैप्टर डील्स एक्सक्लूसिवली, लेकिन यहाँ पे आपको क्रक्स मिल जाता है कि बहुत सारी चीजें, लेकिन ये चैप्टर किसके साथ डील्स करता है? ओनली फाइनेंशियल मार्केट। अब आप खुद देखो, फाइनेंशियल सिस्टम में कितने पार्ट दिए? 4, लेकिन ये पर्टिकुलर चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? 4 में से कौन सा? सेकेंड वन, क्या? फाइनेंशियल मार्केट। ओके, फाइनेंशियल मार्केट आर एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। अब देखते हैं व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट। आता याला या इस पे 2 मार्क्स का सवाल आ सकता है। इंट्रोडक्शन में एक पॉइंट है फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि हम बहुत सारे सिस्टम में से क्या पढ़ रहे हैं सिर्फ इस चैप्टर में? विच मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट। तो पूछ लेंगे कि बताओ भाई व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट। कुछ बच्चों को लगेगा कि ये तो एसपी का क्वेश्चन है सर, क्योंकि एसपी में ऐसे ही सवाल आते हैं, बट ये एसपी का क्वेश्चन नहीं, ये इकोनॉमिक्स का है। फाइनेंशियल मार्केट अगर तुमको समझना है तो तुमको सबसे पहले सिंपल मार्केट बताना पड़ेगा, जहां पे एक ऐसी जगह है जहां पे ना बहुत सारे मुझे ना कहीं पे भिंडी दिख रही है, मेथी की सब्जी दिख रही है, टोमेटो दिख रहा है, पोटैटोस दिख रहा है, प्याज दिख रहा है। उस मार्केट में मैं इन हुआ। कौन सा मार्केट बोलते हैं उसको? नहीं, कौन सा मार्केट? वेजिटेबल मार्केट। क्या मिल रहा है वहां पे? है ना, सब्जी मंडी बोलते हैं सर क्या, कि वहां पे सब्जियां मिल रही है, तो इट इज वेजिटेबल मार्केट। कौन सा वेजिटेबल मार्केट? जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होती है, किसकी? सब्जियों की। इट इज कॉल्ड विच मार्केट? वेजिटेबल मार्केट। तो व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट? देखो, financial market refers to market where sale and purchase of what? Financial assets such as bond, stock, derivative, government securities, foreign currency, etc. is undertaken. What is financial market sir? Financial market refers to market, एक ऐसी जगह जहां पे क्या होता है? Where sales and purchase of what? Which asset? Financial asset. इतना तुम बोलोगे ना undertaken, it is called what? Financial market. तरी चालेल, पण what is financial asset? तो उसके एग्जाम्पल है सच एज, बोलो क्या क्या? बॉन्ड, स्टॉक, डेरिवेटिव, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फॉरेन करेंसी। आपको थोड़ा बहुत भी याद रहेगा ना, बॉन्ड याद रह जाएगा, स्टॉक याद रह जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर याद रह गया तो अच्छी बात है। फॉरेन करेंसी तो सिंपल है। इसमें फाइनेंशियल एसेट मतलब क्या? तो ये वाली बात, इसमें जो डील करता है एक्सेट्रा इज अंडरटेकन, इट इज नॉन विच मार्केट बेटा? फाइनेंशियल मार्केट। शांति से, मैंने कहा नहीं, चैप्टर एक एक स्टेप बाय स्टेप हमको शांति से आना है, पूरा सोचना नहीं है। एक टाइम आएगा जैसे हमने नेशनल इनकम खत्म किया, पब्लिक फाइनेंस खत्म किया, उसके बाद इंडेक्स नंबर खत्म किया, उसके बाद हमने 10वां चैप्टर खत्म किया, वैसे ये भी होगा। बट जो मैं पढ़ा रहा हूं उतना ध्यान अच्छे से दो। व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? पढ़ लो। फाइनेंशियल मार्केट refers to market where sales and purchase of financial asset। अब यहां पे इसके एग्जांपल है। फाइनेंशियल एसेट मतलब क्या? सच एज बॉन्ड, स्टॉक, डेरिवेटिव, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फॉरेन करेंसी, एक्सेट्रा इज व्हाट? अंडरटेकन।
फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेट, अब ये किसके थ्रू ऑपरेट करता है सर? बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ब्रोकर, म्यूचुअल फंड, डिस्काउंट हाउस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड टू डिस्टिंक्ट मार्केट, नेमली मनी मार्केट अँड व्हॉट? कॅपिटल मार्केट. तो सर आता इथं संपला. इथे एक तुम्हाला आता स्ट्रक्चर सांगतो. कौन सा मार्केट देखा हमने? फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या होता है? रेफर्स टू परचेस एंड सेल विच एसेट? फाइनेंशियल असेट सच एज बॉन्ड, स्टॉक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फॉरेन करेंसी एक्सेट्रा इज अंडरटेकन. ये होता है. अब दूसरा सवाल कि फाइनेंशियल मार्केट किसके थ्रू ऑपरेट होता है? तो बैंकिंग, नॉन बैंकिंग और क्या था? बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और क्या था? म्यूचुअल फंड्स और क्या? अच्छा आजकल एक ऐड चल रही है, तुमको पता है? सचिन तेंदुलकर और धोनी, वो बोलता है कि भाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो. दैट इज म्यूचुअल फंड वाला फंड है ना, वो वाला एग्जांपल याद रखो. क्या सच एज म्यूचुअल फंड किसके थ्रू ऑपरेट करता है? तो इसके थ्रू ऑपरेट करता है फाइनेंशियल मार्केट. बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड, कुछ भी बोलो. और इस फाइनेंशियल मार्केट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? दो. कौन से दो पार्ट? वन इज मनी मार्केट एंड अनदर इज कैपिटल मार्केट. अब तुमको चैप्टर समझेगा आगे, क्योंकि हम अब मनी मार्केट पे जाएंगे. बट बऱ्याच मुलांना, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं समझता, सीधा लेके रटेंगे सर प्रॉब्लम्स. अरे राजा तो प्रॉब्लम्स, और ऐसे बच्चे जो ना जिनको गाइडेंस नहीं मिल पाता, इकोनॉमिक्स लेके बैठे, निकाला 8-9वां चैप्टर, चलो प्रॉब्लम्स इन मनी मार्केट. बट मनी मार्केट क्या है? अगर तेरे को कंसेप्ट ही नहीं पता बेटा मनी मार्केट क्या है, तो क्या प्रॉब्लम्स लिखेगा? फिर तो रटेगा, और रटेगा तो बाद में भूल जाएगा, क्योंकि तेरे को कंसेप्चुअली समझा ही नहीं कोई चीज. लर्न करना पड़ता है, मैं मानता हूं, बट कैसे लर्न करना है? समझ के, तो भूलोगे नहीं. लेकिन वो भी छोड़ो. फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट किसके पार्ट है? फाइनेंशियल मार्केट के. एवरीबडी डन? क्या फाइनेंशियल मार्केट समझा? क्या बोलो एवरीबडी? फाइनेंशियल मार्केट आप बोलोगे कि किस में डील करता है? परचेस एंड सेल ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल असेट सच एज बॉन्ड, स्टॉक, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फॉरेन करेंसीज. इतना बोलो. ये किसके थ्रू ऑपरेट करता है? वही ना, बैंकिंग, फिर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा. और फाइनेंशियल मार्केट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? दो. कौन से? मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट. क्या चैप्टर का इतना पार्ट समझा? अब आते हैं हम मनी मार्केट में. मनी मार्केट में पर्पस क्या है सर? सबसे पहला पर्पस एक मार्क्स को अर्न करना. मतलब मैं मनी मार्केट में देखूंगा मनी मार्केट का मीनिंग क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी मार्केट? पहला, मनी मार्केट इज द मार्केट फॉर लेंडिंग एंड बोरोविंग शॉर्ट टर्म फंड. पहले तो इतना बता दो सर, इतना लर्न हो जाना चाहिए. लैंडिंग से अर्थ क्या है? लैंडिंग मतलब क्या? वो एरोप्लेन लैंड करते वाला क्या? नहीं. लैंडिंग मतलब क्या? तो एरोप्लेन लैंड होता है वो नहीं. लैंडिंग मतलब क्या? ये शब्द समझना पड़ेगा. देना. लैंडिंग मतलब क्या? मैंने लोन दिया किसी को, ऐसे समझो. बोरोइंग मतलब क्या? बोरो मतलब क्या? किसी से लोन लेना. तो सर व्हाट इज लैंडिंग एंड बोरोइंग, ये शब्द समझोगे तो लिखते आएगा. मनी मार्केट इज द मार्केट फॉर लैंडिंग, किसी को मैंने लोन दिया, एंड व्हाट? बोरोइंग, किसी से मैंने लोन लिया. अभी दो वर्ड आते. एक शॉर्ट टर्म म्हणजे यार भाई 2 महीने के लिए पैसा देना, मैं तेरे को रिटर्न कर दूंगा. शॉर्ट टर्म का मतलब होता है विद इन 1 ईयर. फॉर कौन सा फंड के लिए हम बात करेंगे? लैंडिंग और बोरोइंग. विच फंड? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म. लर्न हो गया मनी मार्केट. और एक मार्क्स का सवाल है सर वापस, मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर लैंडिंग एंड बोरोविंग ऑफ विच फंड? शॉर्ट टर्म फंड. चीजें एक एक स्टेप करके जाओ, चीजें खत्म होगी. यहां पे भी तुमको काम में आएगा. मनी मार्केट म्हणजे कोणतं मार्केट सर? ज्या मार्केट मध्ये, जिस मार्केट में हम एक तो लोन देते हैं या लोन लेते हैं, लैंडिंग एंड बोरोइंग. विच फंड? शॉर्ट टर्म फंड. इट इज नॉन एज मनी मार्केट. और दिमाग लगाओ, कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म फंड हो जाएगा. मतलब डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट भी तुम्हारा लर्न हो रहा है. बट ठीक है, पहले याद रखो. दूसरा, it is a market for dash dash money. IMP अंडरलाइन करो. विच मनी? नियर मनी. जो एग्जैक्ट मनी लेकिन मनी के तौर पे वो जाना जाता है. जैसे कि शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट सच एज ट्रेड बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, प्रॉमिसरी नोट. such इंस्ट्रूमेंट आर हाईली लिक्विड, लेस रिस्की एंड इजीली मार्केटेबल विद द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस दैन 1 ईयर. अब यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे मनी मार्केट में हम जो देख रहे हैं, कौन से सिक्योरिटी आती, उसको क्या बोलते हैं? नियर मनी. और नियर मनी में मेरे को बताओ क्या क्या एग्जांपल दिए उन्होंने, बोलो फटाफट.
ट्रेड बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और प्रॉमिसरी नोट्स। मेरे को यहीं पे लंच है, बाद में सर घर पे अगर करोगे तो होगा नहीं चीज़। मनी मार्केट मेरे साथ हो गया तो हो जाएगा। अगेन वापस बोलो कि कौन सा फंड आता है, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म। नियर मनी भी इसमें इंक्लूड होता है, नियर मनी के एग्जांपल दे देना, बात यहाँ पे खत्म हो जाएगा। लेस देन 1 ईयर की बात होती है, मोर देन 1 ईयर? लेस देन 1 ईयर, इसलिए उसको शॉर्ट टर्म फंड बोलते हैं। मनी मार्केट का यहाँ तक विषय खत्म है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट, स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि देयर आर 2 टाइप्स। कौन सा सर? एक है ऑर्गेनाइज और एक है अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज में देखो स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट में क्या है सर, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, एक कौन सा सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज में क्या क्या है आपको हेडर्स दिख जाएगा यहाँ पे, आरबीआई, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। 4 बातें वापस एक बार बताओ क्या? आरबीआई, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिस्काउंट एंड फाइनेंशियल हाउस ऑफ इंडिया। ये क्या है? ये क्या है? ऑर्गेनाइज सेक्टर। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है सर? इंडिजीनियस बैंकर, मनी लेंडर, अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग। तो ये अनरेगुलेटेड मतलब ये अनऑर्गेनाइज है ये। आता ये तो हो गया मेन चीज, स्ट्रक्चर का आंसर आगे आपको देखोगे तो ये आंसर जा रहा है करीब करीब आपका 85, 86 पेज तक, क्योंकि 87 से तो रोल चालू हो रहा है, तो 86 तक ये आंसर जा रहा है। लेकिन इससे कहते हैं ब्रेन मैपिंग, कि आपको इतना डिफिकल्ट लगेगा नहीं। यहाँ पे ध्यान दो, तुमको ऐसे सवाल नहीं पूछा जाएगा कि बताओ कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, लिखो ना। ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो क्या पूछेंगे? सिर्फ आरबीआई। तो आरबीआई हमको समझना है, कम टू द पॉइंट। ऑर्गेनाइज सेक्टर सब वही चीज है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में अब यहाँ पे आओ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पॉइंट नंबर 1 खत्म करने की कोशिश करेंगे सर जितना भी हो जाए। आरबीआई, एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज सेंट्रल बैंक विच इज एट द एपेक्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, जो टॉप पे होता है। हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया का क्या है सर? इट इज इंस्ट्रक्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिलेटिंग मनी मार्केट इन द कंट्री। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। अंडरलाइन करना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये क्या है सर? सेंट्रल बैंक है अपने कंट्री का। आरबीआई वॉज सेटअप on the basis of recommendation of which committee? हिल्टन यंग कमीशन। अंडरलाइन करना दूसरा, आरबीआई किसके रिकमेंडेशन पे सेटअप हुआ था? आरबीआई सेटअप हुआ था हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे। The RBI Act of 1934 provides the statutory basis of what? Functions of bank. RBI commenced its operation. कब ऑपरेशन मतलब काम कब चालू किया था आरबीआई ने? 1 April 1935 as a private what? Shareholders bank. And क्या हुआ? And RBI was nationalized on 1st January 1949. It is the most important constituent of the money market. सर सब पढ़ लिया, अब कुछ बातें समराइज फॉर्म में बताओ। आरबीआई क्या है? सेंट्रल बैंक है इंडिया का। किसके रिकमेंडेशन से आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था? हिल्टन कमीशन, ठीक है। पहली 2 बात है। आरबीआई एक्ट कब पास हुआ था? 1934। आरबीआई ने काम कब कमेंस किया था, स्टार्ट किया था? 1935, 1 अप्रैल, याद रखो 1 अप्रैल 1935 एज अ प्राइवेटाइजेशन। आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था? 1949 को आरबीआई क्या हुआ था? नेशनलाइज। तो आपको इतनी बातें तो समझनी चाहिए सर। वापस एक बार, आरबीआई से रिलेटेड आप छोटे छोटे पॉइंट तो लिख सकते हो। आरबीआई सेंट्रल बैंक है। आरबीआई किसके रिकमेंडेशन पे सर एस्टैब्लिश हुआ था? हिल्टन यंग कमीशन। तीसरा, आरबीआई कब, कौन सा एक्ट था? 1934। आरबीआई कमेंस कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। बट आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था? 1 जनवरी 1949। तो 1 जनवरी और 1 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में दे दिया जाएगा कि आरबीआई नेशनलाइज हुआ था 1 अप्रैल 1949, 1 जनवरी 1949। तो आंसर इज 1 जनवरी। तुम जो बच्चे अभी यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि सर आता क्या है, फालतू है, 1 मार्क्स खटक से निकल जाएगा अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो। आरबीआई कमेंस इज बिजनेस फ्रॉम, स्टार्ट्स इज बिजनेस फ्रॉम 1 जनवरी 1935, 1 मार्च 1935 और 1 अप्रैल 1935। क्या? 1 अप्रैल 1935।
छोटी सी बात थी, बार बार रिवाइज करो, चीजें अपने आप लर्न होती है, वो तुमको समझेगा भी नहीं। लर्न सोच समझ के नहीं करते, लर्न हो जाता है। इतनी बार उसको रिवाइज करने का, रिपीट करने का कि चौथी बार हाँ क्या था पता था। आरबीआई क्या, सेंट्रल बैंक क्या, आरबीआई किसके रिकमेंडेशन पे आया, हिल्टन यंग कमीशन। आरबीआई का एक्ट क्या है, 1934। आरबीआई स्टैब्लिश कब हुआ, मतलब बिजनेस स्टार्ट कब हुआ, 1935। और नेशनलाइज कब हुआ, 1 जनवरी 1949। खत्म। अब सवाल आया क्या, सवाल ये आया कि आवाज मत करो, यहाँ पे तुम्हारे सारे लेक्चर पूरे यूट्यूब पे जा रहा है, सो दैट। अब लास्ट टाइम यहाँ पे देखो कि सर क्या, फंक्शंस ऑफ व्हाट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब फंक्शंस देखेंगे सर, पहला क्या है सर, पहले तो डेफिनेशन देखो, एक डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर W.H. शॉ। पृथ्वी शॉ पता है क्या, एक क्रिकेटर है, शॉ याद रख लेने का, क्या, W.H. शॉ। एकदम सिंपल डेफिनेशन है, सेंट्रल बैंक इज अ बैंक विच कंट्रोल्स क्रेडिट, खत्म। एकदम सिंपल डेफिनेशन, सेंट्रल बैंक इज अ बैंक विच कंट्रोल, इससे सिंपल डेफिनेशन किधर भी नहीं मिलेगा। सेंट्रल बैंक इज अ बैंक विच कंट्रोल क्रेडिट, यही लर्न करने का एक डेफिनेशन चाहिए उनको। आपने ऊपर के डेफिनेशन नहीं की तो भी चलेगा। अब आते किस पे, फंक्शंस पे। कितने फंक्शन से, पहले तो 8। पहला फंक्शन एकदम सिंपल है तो तुमको समझ जाएगा, क्या, इश्यू ऑफ करेंसी नोट। आरबीआई हैज सोल राइट टू इशू करेंसी नोट ऑफ ऑल द डिनोमिनेशन, सब डिनोमिनेशन के आरबीआई करेंसी नोट छाप सकती है, एक्सेप्ट ये छोड़ के 1 रुपीज नोट एंड व्हाट, कॉइन्स। कि 1 रुपए का नोट और कॉइन छोड़ के आरबीआई क्या कर सकती है, सारे करेंसी नोट्स को प्रिंट कर सकती है, छाप सकती है। आगे, एज पर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ 1957, आरबीआई इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन मिनिमम गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ रुपीज व्हाट, 200 करोड़, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 115 करोड़ शुड बी इन गोल्ड एंड रिमेनिंग 85 करोड़ शुड बी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, फॉरेन करेंसी। अब इतना याद नहीं रहा तो चलेगा, 200 करोड़ तक उसने रिजर्व रखने हैं, 200 में से 115 करोड़ का क्या रहेगा, गोल्ड, और 85 करोड़ का क्या रहेगा, सॉरी 115 करोड़ किस फॉर्म में रहेगा, गोल्ड, एंड रिमेनिंग 85 करोड़ किस टर्म में चाहिए, फॉरेन करेंसी के। एनीवे सर, अभी मेरे को पहला पॉइंट बताओ। हम देख रहे हैं आरबीआई के फंक्शंस। पहला फंक्शन क्या है, इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स। क्या लिखोगे, आरबीआई कैन इश्यू ऑल डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपीज का नोट एंड क्या, कॉइन्स। उसके बाद कुछ मिनिमम फॉरेन रिजर्व रखना है, कितने करोड़ का, 200 करोड़ का। 200 में से 115 करोड़ किस फॉर्म में चाहिए, गोल्ड, और 85 करोड़ किस फॉर्म में चाहिए, फॉरेन करेंसी। इतना अभी याद रख लिया तो भी बहुत बड़ी बात है। 3 फंक्शंस में लर्न करके दूंगा, अब भी हो जाएगा। पहला था इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स, दूसरा है आरबीआई किसका बैंक है, गवर्नमेंट का, इसीलिए दूसरा पॉइंट क्या है, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। आरबीआई किसका बैंक है, बैंक का, इसीलिए तीसरा पॉइंट आया बैंकर्स टू द बैंक, बैंकर्स टू द बैंक, तीसरा पॉइंट। ठीक है, अब क्या हो गया सर, बैंकर्स बैंक। और ये क्या चीजें तुमको नहीं समझेगी, मैं इसलिए बताता हूं कि अपेक्स बैंक्स मतलब क्या, जब हमको जरूरत पड़ती है आम इंसान को, हम जाते हैं एसबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई और बहुत सारे बैंक रहेंगे, उनके पास जाते हैं पैसे लेने। बट जब इन बैंक को जरूरत पड़ती है, उसे कमर्शियल बैंक कहते हैं, हम जिनके पास जाते हैं। लेकिन कमर्शियल बैंक को अगर जरूरत पड़ी तो वो किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास। तो हमारा बैंक कमर्शियल बैंक है, लेकिन हमारे बैंक का भी बैंक कौन है, आरबीआई, तो इसलिए उसको कहते हैं बैंकर्स बैंक। ठीक है, हमारे पैसे कमर्शियल बैंक में रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बैंक के पैसे रखना, उसको फाइनेंशियल इस पे एडवाइस करना, ये कौन करता है, आरबीआई। तो गवर्नमेंट का बैंक कौन सा है, आरबीआई, इसलिए इसको कहते हैं बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। तो 3 पॉइंट दिखे हमने, इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट और बैंकर्स बैंक। अब बैंकर्स टू द गवर्नमेंट पढ़ते हैं। आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर, एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, पहला पॉइंट था। आरबीआई क्या काम करता है, एडवाइजर का काम करता है, बैंकर का काम करता है और एजेंट का भी काम करता है। फॉरेन से कुछ डील करनी होगी तो गवर्नमेंट पे बेसिस पे आरबीआई अपना एक ना क्रेडिट वर्दीनेस, एक बाबा के भारत में सरकार आएंगी जाएंगी, लेकिन आरबीआई तो वैसे ही रहेगा, तो हम पे भरोसा रखो, अगर सरकार बदल भी गई तो पैसा हम चुकाएंगे। तो आरबीआई 3 काम करता है, एक्ट एज अ बैंकर, दूसरा एजेंट और क्या, एडवाइजर, किसको, गवर्नमेंट को। दूसरा, इट ट्रांजेक्ट द बिजनेस ऑफ बोथ सेंट्रल एंड वॉट, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के लिए आरबीआई काम करता है। सेंट्रल समझता ना, मोदी गवर्नमेंट, स्टेट मतलब अपने महाराष्ट्र का गवर्नमेंट। इट एक्सेप्ट मनी एज वेल एज वॉट, मेक पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ दिस गवर्नमेंट। इट ऑल्सो अंडरटेक गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक डेट,
इट एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक इशू, ये सारी चीजें करेगा कि पब्लिक से मतलब कर्जे पे बात, या गवर्नमेंट नोटबंदी जब हुई थी तब भी आरबीआई ने एक रोल प्ले ही किया था। तो सर ये हो गया बैंकर्स टू द व्हाट, गवर्नमेंट। तीसरा पॉइंट है बैंकर्स टू द बैंक। आरबीआई एक्सरसाइज स्टैट्यूटरी कंट्रोल ओवर द व्हाट, कमर्शियल बैंक। All scheduled banks are compulsorily required to maintain certain minimum of cash reserve with the RBI against their demand and time liabilities. RBI provides financial assistance to bank in the form of discounting eligible bill, loans and advances are also provided against the approved security. तो आप इतनी भी बात याद रखो, ज़्यादा नहीं लिखते आएगा, तो RBI कमर्शियल बैंक को लोन्स एंड एडवांस भी देता है। बीच में एक ना पंजाब नेशनल बैंक की एक न्यूज़ आई थी कि बहुत सारा पैसा लेके ना लोन लेके लोग भाग गए थे, और जिनका पैसा डिपॉजिट करके रखा था, अब XYZ बैंक होगी, एग्जैक्ट मैं उस पर क्लेम नहीं करता कि वही थी, बट मेरा तो 1 लाख रुपया था, लोन लेके भागने वाले भाग गए। बैंक बोले आता ज्यांचे पैसे आमच्याकडे, आम्हाला पैसे परत करायला पैसेच नाही, वापस देने को पैसे नहीं है, हमारी तो लग गई। अब उस वक्त इस कमर्शियल बैंक को कौन बचाता है? आरबीआई। आरबीआई क्या करता है? उनको लोन देता है। और बहुत सारे केसेस में जब कमर्शियल बैंक को नीड आएगी कि हमारा पैसा पाहिजे, हमारे पास पैसों की कमी है, वॉट एवर कुछ XYZ उनको फॉर्मेलिटी करनी है, तो इनको पैसों की मदद कौन करेगा? कमर्शियल बैंक को, आरबीआई। तो देयर आर 3 फंक्शंस हमने देखे। पहले क्या था? इश्यू ऑफ करेंसी नोट, दूसरा बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, तीसरा बैंकर्स बैंक। ओके, चौथा कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कस्टडियन का मतलब क्या है कि मेरे पास ना, सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आप सबके नोट्स, जैसे क्लास छुट्टा है, आप घर पे ज़्यादा बैग्स नहीं लेके जा सकते हुए, तो आपने कहा कि सर ये बुक्स हम यहीं पे रख के जाते हैं, तो तुमने मुझे संभालने को दे दी, तुम सबकी टेक्स्ट बुक, तो मैं कस्टडियन हो गया, कस्टडियन ऑफ योर टेक्स्ट बुक, मैं संभाल के रखूँगा। तो वैसे ही भारत में जो फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन होता है, तो उसको कौन संभालता है? कौन कस्टडियन है? तो आरबीआई। इसीलिए पॉइंट क्या बड़ा बेटा? कस्टडियन ऑफ व्हाट? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आरबीआई एक्ट एज अ कस्टडियन ऑफ द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इट हैज टू मेंटेन द ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज। तुमको पता है, अगर तुम गूगल अभी भी करोगे ना कि $1 में कितने रुपीज आते हैं, तो